कहानी सुनेंगे तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनना, पढ़ना, दूसरों को सुनाना हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी अंग है जो होना ही चाहिए। हमने अपनी दादियों नानियों के गोद में सर रख कर कहानी सुनी, अपनी माँ के गोद में सर रख कर कहानियाँ सुनी हैं, बहुत तरह की कहानियाँ सुनी और उन कहानियों को हमने अपने जीवन में भी उतारा है। किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई कहानी हमें आगे का रास्ता बता देती है। तो इसलिए कहानियों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए और इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए, बीइंग रैशनल को बढ़ाते रहिए। चलिए, आज की कहानी हरिशंकर परसाई जी की लिखी देशभक्ति की पॉलिश। देशभक्ति की पॉलिश। मेरा एक दोस्त विदेश में है। भारत पाकिस्तान लड़ाई के दिनों में मुझे उसका एक पत्र मिला। लिखा था, पिछली रात मुझे सपने में भारत माता ने दर्शन दिए। मैंने कहा, माँ तुम्हारी जय हो रही है। हमलावर को मारकर भगाया जा रहा है। तुम्हारे 45 करोड़ बेटे तुम्हारी विजय के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं। भारत माता ने कहा, तुम्हें अपने देश की सही जानकारी नहीं है। मेरी विजय उन 45 करोड़ के कारण नहीं हो रही। कुछ खास लोग हैं जिनके त्याग पुण्य से मैं जीत रही हूँ। मैंने कहा, माँ वे कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, वे हर शहर में हैं। मैंने डरते डरते पूछा, मेरे शहर में कोई है? भारत माता ने कहा, हाँ, तुम्हारे शहर में भी फर्म कुंदन लाल संपत लाल के मालिक कंचन बाबू हैं। दोस्त, इतना कहकर भारत माता तो चली गई और मैं सुबह तक सोचता रहा कि अपने कंचन बाबू देश के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका नाम भारत माता की जबान पर आ गया है। मुझे बड़ी उत्सुकता है, तो मुझे फौरन उनके बारे में पता लगा कर लिखो। कंचन बाबू शहर के मशहूर आदमी हैं। कंचन बाबू शहर के मशहूर आदमी हैं। चौक में उनकी दुकान है। वह अब रोटरी क्लब और लायंस क्लब के सदस्य भी हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं उनका नाम ज़्यादा सुनने लगा था, मगर मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी कि उनका नाम भारत माता विदेश में लेती हैं। मैं सुबह उनसे मुलाकात करने चला। चौक के इस तरफ के चौराहे पर भीड़ दिखी। कंचन बाबू का नाम भी सुन पड़ा। झांक कर देखा कि कंचन बाबू जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं। पास ही एक तख्ती रखी है जिस पर लिखा है, देश रक्षा के लिए पॉलिश कराइए। पॉलिश की सारी आमदनी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जाएगी। पॉलिश करते हुए कंचन बाबू बहुत अच्छे लग रहे थे। वह दुकान पर इतने अच्छे नहीं लगते थे जितने कि यहाँ। हो सकता है देश प्रेम की भावना उन्हें तेज दे रही हो। यह भी हो सकता है कि उन्होंने सही धंधा अब पाया हो। वहां बात करने का मौका नहीं था। वह बहुत व्यस्त थे। ऐसा लगता था जैसे भारतीय फौज मोर्चे पर खड़ी इंतजार कर रही है कि कब कंचन बाबू पॉलिश करके 13 पैसे उसे भेजें और वह उसकी गोली खरीद कर दुश्मनों पर दागे। लगता था वह सारी भारतीय फौज का खर्च पूरा कर रहे हैं और सिर्फ उनका ख्याल करके फौज लड़ रही है। मैं डरा कि इस वक्त इन्हें छेड़ने से कहीं अपनी फौज का गोला बारूद कम न पड़ जाए। मैं शाम को उनके घर गया। मैंने कहा, कंचन बाबू, आपका नाम भारत माता विदेश में ले रही हैं। तुमसे किसने कहा? क्या भारत माता से तुम्हारा भी कोई संबंध है? नहीं कंचन बाबू, नहीं, मैंने तो उसकी सिर्फ जय बोली है, मगर आपके प्रति उसकी विशेष ममता है। विदेश में मेरे एक दोस्त को उन्होंने अपने सपने में बताया कि जिन कुछ लोगों के त्याग और पुण्य से उनकी जीत हो रही है उसमें आप भी हैं। कंचन बाबू सकुचा गए। बोले, अरे भाई, यह तो उनकी कृपा है, मुझे क्षुद्र का नाम याद रखती हैं। इधर ये इनकम टैक्स वाले हैं कि बार बार उन्हें खुश करता रहता हूं और वे बार बार भूल जाते हैं। पता नहीं भारत माता इनकम टैक्स का महकमा बंद क्यों नहीं कर देती। मैंने कहा, आपसे वह खुश हैं, उनसे कहिए ना। वह बोले, हाँ, मुझे मिले तो मैं उनसे कहूं कि माता तुम्हारे इतने महकमे चलते हैं, इस एक को बंद करा दीजिए। नए इनकम टैक्स अफसर को तो उनसे कहकर बर्खास्त ही करवा दूंगा। मैंने कहा, कंचन बाबू, आपने देश सेवा का यह तरीका क्यों अपनाया, यह पॉलिश वाला? वह बोले, देश की पुकार मेरी आत्मा में गूंज उठी है और मैंने प्रण किया है कि मातृभूमि के लिए मैं पॉलिश करूंगा। मैं हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे पॉलिश करूंगा और सारी आमदनी सुरक्षा कोष में दे देता हूं। मैं यह सिलसिला जारी रखूंगा। एक बार जो चीज उठा ली उसे मैं जल्दी नहीं छोड़ता। एक बार वनस्पति घी की एजेंसी ले ली तो अभी तक चल रही है।
मैं उनकी तरफ देख रहा था, वह नज़र बचा रहे थे। बचाते बचाते भी नज़र मिल गई तो मैं हंस पड़ा। वह भी हंस दिए, बोले तुम्हें भरोसा नहीं हुआ? अरे अच्छा चलो सच बताऊं? हाँ बिल्कुल सच बताइए। तो सुनो यार, ये तुम्हारे चंदे वाले बहुत तंग करते हैं। कौन चंदे वाले? अरे यही राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले। ये तो हम चंदे वालों के मारे हमेशा परेशान रहते हैं। रोज ही कोई चंदा लगा रहता है, कभी गणेशोत्सव तो कभी दुर्गोत्सव, कभी विधवाश्रम वाले आ जाते हैं तो कभी अनाथालय वाले। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले आने लगे हैं। मगर कंचन बाबू, अनाथालय का चंदा और राष्ट्रीय कोष क्या एक से हैं? भाई अपने लिए तो एक ही है, चंदा चंदा सब एक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा अनाथालय है। अनाथालय के लड़के बैंड बजाकर चंदा मांगते हैं और ये देश वाले नारे लगाकर। वे अनाथों की परवरिश के लिए मांगते हैं और ये देश की परवरिश के लिए। अच्छा फिर दूसरों को तो रुपया 2 रुपया देकर टाला जा सकता है, पर ये देश रक्षा वाले, ये तो बहुत बड़ा मुंह फाड़ते हैं। कहते हैं 2000 दीजिए, 3000 दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं चुप रहा। उन्हें अब प्रश्न की जरूरत नहीं थी, वे समझाने लगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भैया देश की रक्षा करना है तो यह तो मैंने माना, पर जरा किफायत से करो ना। देश रक्षा क्या किफायत में नहीं हो सकती? ज्यादा खर्च होता हो तो कह दो कि भाई इस भाव में हमको पूरा नहीं पड़ता। वे क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कंचन बाबू, देश रक्षा में किफायत नहीं देखी जाती, देश प्रेम कोई धंधा नहीं है। अच्छा भाई ठीक है। जैसे तैसे ये गए तो दूसरे आ गए, कहने लगे मजदूर भी महीने में 1 दिन का वेतन सुरक्षा कोष में दे रहे हैं, आप भी महीने में 1 दिन की आमदनी दीजिए। मैंने कहा देशभक्तों, मैं अगर मजदूरों सरीखा करने लगूंगा तो मैं भी किसी दिन मजदूर बन जाऊंगा। वे टले तो तीसरा गिरोह आ गया। ये जरा तेज लोग थे, रिकॉर्ड वगैरह देख कर आए थे। आते ही उन्होंने गोली दाग दी। कंचन बाबू, दूसरे महायुद्ध में आपकी दुकान से अंग्रेज सरकार को 10,000 रुपए वॉर फंड में दिए गए थे। जब आपने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना दिया तो अपने देश की रक्षा के लिए 5,000 तो दीजिए। देखो कैसी पकड़ की है। दूसरा होता तो चित हो जाता, पर मैं कंचन कुमार हूं। मैंने जवाब दिया, देखो भाई, लड़ाई कमाने का मौका है, गंवाने का नहीं। दूसरे महायुद्ध में हमारे पिताजी बन गए थे, 10 लाख कमाया तो 10,000 दे भी दिया। लो साहब, और 1 आध साल लड़ाई चलाओ। अब 18 साल में यह एक ढंग की लड़ाई छिड़ी है, पर 8 दिन भी नहीं हुए कि आप मांगने आ गए। और तुम्हारे देश की लड़ाई से कुछ कमा लें तो तुम्हें दे भी देंगे। वह रुके तो मैंने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पॉलिश करने की बात आपको कैसे सूझी? उन्होंने कहा, वही बता रहा हूं। तो मैं इन चंदे वालों से परेशान था। इसी बीच मेरा लड़का आया, वह लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता है। उसने कहा कि मुझे भी हॉस्टल के लड़के बहुत तंग करते थे। कहते थे तुम जेब खर्च में से बचाकर आधा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दो। मैंने सोचा आधा जेब खर्च इन्हें दे दूं तो जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। एक रात मुझे तरकीब सूझी। दूसरे दिन इतवार था। मैंने पॉलिश लिया और सामान लिया, लेकर हॉस्टल के सामने बैठ गया और घोषणा कर दी कि मैं हर इतवार को जूतों पर पॉलिश करके सुरक्षा कोष के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। बस फिर क्या था, पैसा भी बचा और लड़के जय भी बोलने लगे। यार तुम्हारी यह नई पीढ़ी है तेज। कैसे क्रांतिकारी विचार आते हैं इनके दिमाग में। हम लोगों का नेतृत्व यही क्रांतिकारी पीढ़ी करेगी। बस मैंने लड़के को गुरु माना और यह पॉलिश वाला काम शुरू कर दिया। लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं देखो इतना बड़ा आदमी होकर देश के लिए पॉलिश कर रहा है। मैंने लोगों के दृष्टिकोण में ही क्रांति कर दी है। मैंने पूछा, और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले? उन्होंने कहा, वे मुझसे अब चंदा नहीं मांगते। जो मुझे देशद्रोही कहने लगे थे वे मेरी फोटो खींचते हैं। अब तो मैं उनके मुर्दाबाद के नारे लगवा सकता हूँ। मैंने यह सारा हाल लिखकर अपने प्रवासी मित्र को भेज दिया है। साथ ही यह भी लिख दिया है, दोस्त अगर दोबारा भारत माता तुम्हारे सपने में आए तो जरा ध्यान से देखना। बात यह है कि इधर दुश्मन के घुसपैठिए स्त्री का वेश धारण कर घुस आते हैं। मुझे शक है वे सपने में भी घुसने लगे हैं। तो ये थी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ,
और जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे आप हैं उस पर शेयर कीजिए। रैशनल बनिए, बी रैशनल, बीइंग रैशनल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।